नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज है 8 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रदेश के स्कूल कर्मियों को अब सीखने होंगे एआई और मशीन लर्निंग। यूपी पुलिस का यक्ष ऐप लापता लोगों की पहचान में करेगा मदद। यूपी में मतदाता सूची ड्राफ्ट जारी, 17 जिलों में 20% से ज्यादा नाम कटे। यूपीपी आरपीबी ने जारी की जन्मतिथि आधारित आयु सीमा। श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह फिट घोषित। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा में 5,500 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल के 5,500 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आवेदन 11 जनवरी 2026 से hssc.gov.in पर शुरू होंगे। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास, आयु 18 से 25 वर्ष है। चयन फिजिकल टेस्ट, नॉलेज टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। सैलरी 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए होगी। वहीं पुरुष महिला पद, रेलवे पुलिस और आरक्षित श्रेणी के लिए अलग नियम लागू होंगे। प्रदेश के स्कूल कर्मियों को अब सीखनी होगी एआई और मशीन लर्निंग। प्रदेश के स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी अब टेक्निक में भी प्रशिक्षित होंगे। शिक्षा विभाग ने मिशन कर्मयोगी पोर्टल पर एआई और मशीन लर्निंग कोर्स अनिवार्य कर दिए हैं। मार्च तक कोर्स पूरा करना होगा। हर कर्मचारी को महीने में एक कोर्स कर 31 मार्च तक 12 कोर्स पूरे करने होंगे। देश भर में आयोजित होंगे यूपी दिवस के कार्यक्रम, सीएम योगी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में निर्देश दिए हैं कि 24 जनवरी को देश भर में यूपी दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, निवेश संभावनाएं और सरकार की उपलब्धियां प्रस्तुत हो। मंत्रियों को अपने जिलों में जाकर के जमीनी हालात देखने, फीडबैक लेने और बजट खर्च और योजनाओं के असर भी समीक्षा करने के आदेश दिए गए। यूपी में 33 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मिली 57 करोड़ की मंजूरी। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत राज्य स्तरीय इंपावर्ड कमेटी ने 33 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनके लिए 57 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर हुआ। ये परियोजनाएं कई जिलों में स्थापित होगी। अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही और सब्सिडी मामलों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। यूपी पुलिस का यक्ष ऐप लापता लोगों की पहचान में करेगा मदद। उत्तर प्रदेश पुलिस ने यक्ष ऐप लॉन्च किया है, जो लापता लोगों, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की जानकारी थानावार रिकॉर्ड करेगा। इससे लावारिस लोग या लाश आसानी से पहचान कर उनके परिवार से मिलाई जा सकेगी। एसटीएफ मुख्यालय में ट्रेनिंग दी जा रही है और थानेदार समय समय पर ऐप अपडेट पर नजर रखेंगे। यूपी मतदाता सूची ड्राफ्ट जारी, 17 जिलों में 20% से ज्यादा नाम कटे। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी हुआ। 75 में से 17 जिलों में 20% से अधिक नाम कटे। लखनऊ में सबसे ज्यादा 30.04%, कुल 2.88 करोड़ नाम हटे हैं। 6 फरवरी तक दावे आपत्तियां ली जाएगी। अब मतदाता सूची में 12.55 करोड़ वोटर हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले बिजली कर्मियों पर गिरेगी गाज। पावर कॉर्पोरेशन के एमडी पंकज कुमार ने बिजली बिल राहत योजना में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि हर बकायेदार से संपर्क कर योजना की जानकारी दे, रजिस्ट्रेशन कराएं और बकाया वसूली सुनिश्चित करें। योजना में कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन भी लागू है। उत्तर प्रदेश में मिले करीब 7 लाख टीबी मरीज। उत्तर प्रदेश में मिले करीब 7 लाख टीबी मरीज। उत्तर प्रदेश में अभियान के दौरान लगभग 6.90 लाख टीबी मरीजों की पहचान हुई। इनमें 2.18 लाख मरीज बिना लक्षण वाले थे। नेट मशीन में 27 लाख से अधिक जांच हुई। वहीं 2024 में 7,191 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हुई। एआई आधारित एक्सरे जांच 58 जिलों में लागू की गई है। यूपीपी आरपीबी ने जारी की जन्मतिथि आधारित आयु सीमा। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,000 प्लस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 30 जनवरी 2026 तक खुले हैं। यूपीपी आरपीबी ने आयु सीमा को लेकर के नया नोटिस जारी किया है, जिसमें 3 साल के अतिरिक्त छूट दी गई है। पात्रता, जन्मतिथि, श्रेणी, 12वीं योग्यता और तय हाइट मानकों पर आधारित होगी। आवेदन uppbpb.gov.in पर करें। पंचायती राज मंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष कैलेंडर किया जारी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्राम पंचायतों में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष कैलेंडर जारी किया है। यह कैलेंडर पंचायतों और विभागीय कार्यालयों में प्रेरक दस्तावेज के रूप में लगाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि सशक्त महिलाएं ही गाँव के समग्र विकास और लोकतंत्र की मजबूत नींव है। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है। मौसम विज्ञान के अनुसार आज मौसम में
कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पश्चिमी विक्षोभ के बाद पहाड़ों से आ रही ठंडी पछुआ हवाओं के कारण 4 जनवरी से न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। व्यवसायिक और औद्योगिक संपत्तियों पर मिली स्टैंप ड्यूटी छूट। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पारिवारिक सदस्यों के बीच अचल संपत्ति दान पर स्टैंप ड्यूटी सिर्फ 5,000 रुपए तय की है। अब यह छूट आवासीय, कृषि, व्यवसायिक और औद्योगिक संपत्तियों पर लागू होगी। इससे वैधानिक हस्तांतरण बढ़ेगा, मुकदमेबाजी घटेगी और राजस्व में पारदर्शिता बढ़ेगी। लाभ पुत्र, पिता, पति, पत्नी और अन्य करीबी परिवार को मिलेगा। यूपी अधिनियमों में हटाया गया कुष्ठाश्रम शब्द। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम अधिनियम 1959 और नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 से कुष्ठाश्रम शब्द हटा दिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लिया गया ताकि कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव न हो। प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है और पहले बनाई गई 3 सदस्यीय समिति ने दोनों अधिनियमों से इस शब्द को हटाने की सिफारिश की। यूपी पर्यटन में आज बात होगी सारनाथ की। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर स्थित बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने यहीं अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया। अशोक ने धर्मराजिक और धमेक स्तूप, सिंह स्तंभ जैसे कई निर्माण करवाए। गुप्त काल में कला और बौद्ध धर्म का केंद्र रहा। विदेशी आक्रमणों और समय के साथ महत्व कम हुआ, लेकिन आज यह प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल बन गया है। आगरा, मथुरा, बलिया के पानी में मिला आर्सेनिक और फ्लोराइड। उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बलिया, प्रयागराज और उन्नाव में भूजल प्रदूषित है। पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट और आयरन मिल रहे। जल जीवन मिशन ने सतही जल आधारित योजनाएं शुरू की है। प्रदूषित पानी से फ्लोरोसिस, त्वचा रोग और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बना रहता है। यूपी सरकार दिव्यांग पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को देगी अनुदान। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अब स्वैच्छिक संस्थाओं को दिव्यांगजनों के पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास के लिए आर्थिक सहायता देगा। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, डे केयर, विशेष विद्यालय और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिकतम 90% अनुदान, न्यूनतम 10% संस्थानों से स्वयं योगदान अनिवार्य है। छात्रावास, भोजन, स्टाइपेंड और परिवहन की व्यवस्था भी शामिल है। यूपी सरकार ने अनुदानित खाद के साथ गैर अनुदानित बिक्री पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुदानित खाद के साथ गैर अनुदानित उत्पादों की जबरन बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है। अब किसान को खाद के साथ दवा, स्प्रे या अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। साथ ही कृषि परियोजनाओं, कार्यालय सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल 1,481.02 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। जीसीसी नीति से उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे वैश्विक निवेश और रोजगार। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जीसीसी नीति 2024 की नियमावली 2025 को मंजूरी दी। इससे प्रदेश में वैश्विक निवेश, रोजगार सृजन और उच्च स्तरीय सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। 10,000 से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। जीसीसी इकाइयों को भूमि स्टैंप ड्यूटी, पूंजी निवेश, संचालन व्यय और पेरोल पर विशेष वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। पुलिस की बरामदगी और तलाशी अब होगी पूरी तरह रिकॉर्डेड। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि सभी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की अनिवार्य ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो। धारा 105 और यूपी बीएनएस नियम 18 के तहत यह रिकॉर्डिंग 48 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजी जाए। कोर्ट ने कहा कि गैर पालन से अभियोजन पर शक होता है और निर्देशों की सुरक्षा खतरे में आती है। यूपी के फेमस पर्सनैलिटी में आज बात होगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक प्रमुख भारतीय अभिनेता हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी अदाकारी से पहचान बनाई। उन्होंने 1999 में फिल्म सरफरोश से करियर की शुरुआत की और पीपली लाइव, गैंग्स ऑफ वसेपुर, मांझी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। व्यक्तिगत जीवन में वे शादीशुदा हैं और 2 बच्चे हैं। उनके करियर में संघर्ष और मेहनत ने उन्हें प्रतिष्ठित अभिनेता के रूप में स्थापित किया। यूपी में बड़े प्रशासनिक फेरबदल, 20 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। शासन ने 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। प्रयागराज जोन के एडीजी बदले गए। लखनऊ कमिश्नरेट के जेसीपी अमित वर्मा हटाए गए। किरण एस को लखनऊ रेंज, ज्योति नारायण को प्रयागराज जोन, विजय ढूल को प्रयागराज एडिशनल सीपी बनाया गया। कई अन्य एडीजी, आईजी और डीआईजी की जिम्मेदारी भी बदली गई है। कानपुर लखनऊ रूट पर चलेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रैपिड ट्रेन। कानपुर लखनऊ रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रैपिड ट्रेन चलेगी, जिससे कानपुर लखनऊ सफर 30 मिनट में तय होगा। उन्नाव से ट्रेन निकलेगी और 3 स्टॉपेज में उन्नाव,
बसीरतगंज, नवाबगंज शामिल होंगे। इसके लिए 22 से अधिक गांवों की जमीन अधिग्रहित होगी। परियोजना नमो भारत रेल कॉरिडोर योजना के तहत विकसित की जाएगी। श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह फिट। भारतीय टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए फिट हो गए हैं। अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल अय्यर को स्प्लीन की सर्जरी करानी पड़ी थी। उन्होंने सीओई में रिहैब पूरा कर लिया और विजय हजारे ट्रॉफी में 82 रन की पारी खेलकर फिटनेस टेस्ट पास किया। अय्यर पहले वनडे से प्लेइंग 11 में खेलेंगे। भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज 11, 14 और 18 जनवरी 2026 को होगी। सर्दियों में बर्तन धोना अब होगा आसान। सर्दियों में बर्तन धोना कठिन हो जाता है क्योंकि ठंडे पानी से हाथ अकड़ जाते हैं। इसे आसान बनाने के लिए पानी हल्का गर्म करें, डिशिंग दस्ताने पहने और हैंड क्रीम या फिर ऑयली लोशन लगाएं। लंबे समय तक लगातार काम करने से बचे और बीच बीच में छोटे ब्रेक लेकर के हाथों को गर्म पानी में डालकर आराम दें। यह उपाय हाथों को ठंड और रूखापन से बचाते हैं और बर्तन धोने का काम सहज बनाते हैं। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1890 में रामचंद्र वर्मा का जन्म हुआ, जो हिंदी साहित्यकार थे। 1908 में नादिया का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री है। 1929 में सईद जाफर का जन्म हुआ, जो भारतीय अभिनेता थे। 1984 में पहली भारतीय महिला पायलट सुषमा मुखोपाध्याय का निधन हुआ। 1993 में साथियान ज्ञानेश्वरन का जन्म हुआ, जो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा से लगता है? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है जमशेदपुर, ऑप्शन सी है गढ़वा, ऑप्शन डी है बोकारो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गढ़वा। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेन पुस्तकालय जो विशेष रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए समर्पित है, कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लखनऊ। हमारा तीसरा सवाल है, कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच जल साझा करती है? ऑप्शन ए है केन परियोजना, ऑप्शन बी है उर्मिल परियोजना, ऑप्शन सी है माता टीला परियोजना या फिर ऑप्शन डी राजघाट परियोजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उर्मिल प्रोजेक्ट। हमारा चौथा सवाल है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास यमुना नदी से मिलती है? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है हमीरपुर या फिर ऑप्शन डी बांदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हमीरपुर। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में केन नदी यमुना नदी से किस स्थान के निकट मिलती है? ऑप्शन ए है बांदा, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी है झांसी या फिर ऑप्शन डी चिल्लागांव, जिला फतेहपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चिल्लागांव, जिला फतेहपुर। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया है उनके नाम है जमुना कुमार, अमित यदुवंशी, सर्वेश कुमार, मदन मोहन, मोहम्मद शामू, वीरेंद्र कुमार, सुभाष गौतम, निखिल कुमार, नौशाद अहमद, पंकज राजपूत, तरुण कुमार और सुरेश यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी समस्याओं को सही तरीके से हल कर रही? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। यूपी की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।